टॉपिक शुरू करते हैं अपना सोल्यूबिलिटी। कंसंट्रेशन के ऊपर आपने न्यूमेरिकल करके देख लिए होंगे। आज शुरू करते हैं सोल्यूबिलिटी। देखिए सोल्यूबिलिटी होता क्या है? सोल्यूबिलिटी हमारे पास सोल्यूबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? गुण। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं कि केमिस्ट्री में सोल्यूबिलिटी क्या होगी। तो केमिस्ट्री में हमारे पास सोल्यूबिलिटी क्या आएगी कि कोई भी हमने सॉल्यूशन जो लिया है उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट का कितना डिसॉल्व हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं, ये हमारे पास कोई भी एक सॉल्वेंट हो गया, मान लेते हैं ये H2O ले लिया हमने, वी हैव टेकन H2O, इसके अंदर हमने कोई भी एक सोल्यूट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने शुगर ऐड कर दी या फिर हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, कुछ भी, एनीथिंग एल्स। यहां से हमारे पास जब हम इस H2O के अंदर शुगर डिसॉल्व करते हैं तो मान लीजिए हमने शुरू में 1 ग्राम शुगर लिया, हमने इसके अंदर इसको मिक्स किया, मिक्स करने पर क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। फर्दर 1 ग्राम लेते हैं हम, फिर दोबारा से हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ऐसे हम लगातार हर बार इस प्रोसेस को रिपीट करते रहते हैं। एक स्टेज हमारे पास ऐसी आएगी जब हमारे पास ये शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, कैन नॉट बी डिसॉल्व। देखिए अब यहाँ पे जब ऐसी स्टेज आ गई जब ये शुगर इसमें डिसॉल्व होना बंद हो गया है, इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, दैट स्टेट इज नोन एज सैचुरेटेड स्टेट। कल भी हमने पढ़ा था, उसको क्या कहेंगे हम? सैचुरेटेड स्टेट कहेंगे या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जब तक ये शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो रहा था तब तक क्या है? अनसैचुरेटेड स्टेट है या अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। मींस जब हमारे पास ये शुगर डिसॉल्व होना बंद हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने जितने क्रिस्टल डाले वो क्रिस्टल आपके शुगर के क्या होंगे? रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। कि आपके सॉल्यूशन में ये शुगर के क्रिस्टल ऐसे के ऐसे रहते हैं, ये मिक्स नहीं है। जब ऐसी स्टेज जब आ जाती है कि शुगर आपका मिक्स होना बंद हो गया, सैचुरेटेड स्टेट, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्रिस्टलाइजेशन। तो एक नई डेफिनेशन आ जाती है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है हमारे पास? जब क्रिस्टल वैसे के वैसे, या कह सकते हैं क्रिस्टल बनना शुरू हो गए कि हमने शुगर यहाँ पे ऐड करी, इसमें जैसे मिक्स करते हैं शुगर डिसॉल्व नहीं हो रही है, मिक्स नहीं हो रही है। अनसैचुरेटेड स्टेट जब तक ये मिक्स होने लग रहा था, दैट प्रोसेस इज नोन एज, या दैट स्टेट इज नोन एज, दैट प्रोसेस नोन एज डिसोल्यूशन। उसको क्या कहेंगे हम? डिसोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिसोल्यूशन जब तक हो रहा है, मतलब जब तक वो शुगर मिक्स होने लग रही है, दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। के डिसोल्यूशन कितना हुआ है हमारे पास, वही क्या होगी? उस सॉल्यूशन की सोल्यूबिलिटी होगी, सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी होगी सॉल्वेंट के अंदर। तो सोल्यूबिलिटी की डेफिनेशन क्या आ सकती है हमारे पास? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, के मैक्सिमम अमाउंट, इसका कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन सॉल्वेंट, के गिवन सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट का कितना अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व हो सकता है, दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। मींस जब क्रिस्टलाइजेशन स्टेट जब आ जाती है तो उससे जस्ट पहले जितना अमाउंट आपका डिसॉल्व हुआ है, दैट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम क्या कहेंगे? सोल्यूबिलिटी कहेंगे। अब हमारे पास जो सोल्यूबिलिटी जो आती है वो आती है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सो लिक्विड के अंदर हमने सॉलिड डिसॉल्व किए हैं और लिक्विड के अंदर हमने गैसेस मिक्स की हैं। तो यहाँ पे हम इन दोनों की सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड गैसेस इन लिक्विड। के लिक्विड के अंदर गैस मिक्स करके देखेंगे कितनी सोल्यूबिलिटी आएगी, कौन कौन से फैक्टर आएंगे जो सोल्यूबिलिटी पे इफेक्ट डालते हैं। इसी तरह लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे, उसकी सोल्यूबिलिटी देखेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इनकी सॉलिड्स की सोल्यूबिलिटी डिपेंड करती है लिक्विड के अंदर। तो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले क्या? सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड।
तो देखिए हमारे पास आता है फर्स्ट सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, कि हमने कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट ले लिया, उसके अंदर हम सॉलिड डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वी हैव ए बीकर, हमने कोई भी एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हम कोई भी सॉल्वेंट ले लेते हैं लिक्विड, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वाटर ले लिया, H2O ले लिया हमने वाटर, इसके अंदर हम कोई भी सॉल्यूट डाल रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, और वो भी सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। कोई भी सॉलिड सॉल्यूट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे NaCl ले लिया, जो सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, ये सॉलिड सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। देखिए जब हम सॉलिड सॉल्यूट वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास सॉल्यूट मिक्स हो जाता है, डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस, मींस इसकी सॉल्युबिलिटी है, ये सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या आएगा कि अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट, या अमाउंट ऑफ सॉलिड्स, या कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन लिक्विड, कि गिवन लिक्विड के अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड का डिसॉल्व हो सकता है वो क्या आएगी, इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, के इस लिक्विड के अंदर उस सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होगी हमारे पास। इसी तरह हम शुगर को डिसॉल्व कर ले तो वो शुगर की सॉल्युबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जो हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर, इस ये सॉल्युबिलिटी सॉलिड की लिक्विड के अंदर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मींस हम कह सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे इन सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर आता है, फर्स्ट फैक्टर जो आएगा वो आएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बात आती है नेचर, केमिस्ट्री में जब भी नेचर वर्ड आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड्स के बॉन्ड किस टाइप की है, नेचर में स्पर करती है, या फिर हम कह सकते हैं केमिस्ट्री में क्या आएगा, बॉन्डिंग आएगी, कि बॉन्डिंग कैसी है हमारी। देखिए जब नेचर की बात जब आती है तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर के अंदर NaCl डिसॉल्व किया या शुगर डिसॉल्व किया हमने, या फिर इसी वाटर के अंदर हम कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेफ्थलीन ले लेते हैं हम, तो इनमें से कौन सी चीज या कौन सा जो आपके पास सब्सटेंस है, कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल है और कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल नहीं है, वो कैसे बताएं। देखिए जब आपको नेचर के ऊपर जब बात आ जाती है तो नेचर का मतलब क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग। अब बात आती है कि वाटर जो है, वाटर का नेचर देखिए, हमारे पास लिक्विड तो वाटर ही है, सॉल्वेंट वाटर है, इस वाटर का अगर हम नेचर देखें तो वाटर का नेचर कैसा होता है, क्या होता है, हम वाटर को ही पढ़ते हैं H2O, H2O में क्या होता है हमारे पास, ये होता है HOH, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कैरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज, व्हाइल हाइड्रोजन कैरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो वाटर है ये क्या है, आयनिक है, या कह सकते हैं हम वाटर हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट हो गया। अब हम कुछ एक कंपाउंड लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमने NaCl लिया तो NaCl इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, हम शुगर लेते हैं, शुगर इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है, या फिर हम NaCl लेके हमने KCl ले लेते हैं, KCl भी डिसॉल्व हो जाता है, NaNO3 ले लेते हैं, इट इज आल्सो डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड, या फिर आल्सो डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट, आपका वाटर है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी डिसॉल्व हो गई। अब यहाँ पे अगर हम KCl, NaNO3 एंड NaCl इन तीनों पे अगर गौर करके देखें तो हमारे पास क्या है कि KCl हमें क्या देता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, NaNO3 Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास NaCl Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी हमारे पास आयंस बना रहे हैं, और ये भी क्या है, पोलर कंपाउंड्स है या पोलर सब्सटेंसेस है, और वाटर भी क्या है, पोलर सब्सटेंस है। तो यहाँ से हमने एक चीज देखी है कि यहाँ पे क्या है
कि पोलर डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सोल्यूट है, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट है, तो हम कह सकते हैं पोलर सोल्यूट डिसॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट। ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। अब डिसॉल्व क्यों हुए, क्या कारण है डिसॉल्व होने का, तो कारण क्या आएगा हमारे पास पोलर सॉल्वेंट का, कि देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा कि जो वाटर है और हमने NaCl लिया है, यहाँ पे हमने NaCl के ही क्रिस्टल ले लिए, तो ये जो क्रिस्टल है हमारे पास NaCl के, इन क्रिस्टल में क्या होता है हमारे पास, दे हैव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। इस NaCl के ही जो एटम है, क्रिस्टल के जो एटम है, उन एटम्स के बीच में एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को मतलब इनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, दैट एनर्जी इज नोन एज लैटिस एनर्जी या लैटिस एनर्जी। और यहाँ पे जब हम सोल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मिक्स होते हैं सोल्यूट एंड सोल्वेंट, NaCl या KCl या NaNO3, आपको जब इसमें मिक्स करोगे तो मिक्स करने पर क्या होता है कि एक एनर्जी रिलीज होती है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, या एक नई टाइप की एनर्जी बनती है, दैट एनर्जी इज नोन एज हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे बेटा एक बात हमेशा याद रखना कि यदि आपकी हाइड्रेशन एंथैल्पी इनको मिक्स करने पर जो एनर्जी रिलीज हुई है, जो एनर्जी आपके पास आती है, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी आपकी लैटिस एनर्जी से या लैटिस एंथैल्पी से ग्रेटर है, ज्यादा है, देन क्या होगा आपके पास सोल्यूट डिसॉल्विंग सॉल्वेंट या गिवन लिक्विड। तो आपके पास सोल्यूट क्या होगा, गिवन लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो हमने पोलर सोल्यूट लिए, इनकी जो लैटिस एंथैल्पी है, इनको जब मिक्स करते हैं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आती है, उस हाइड्रेशन एंथैल्पी से लैटिस एंथैल्पी आपकी स्मॉल है, लैटिस एंथैल्पी स्मॉलर देन द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसी तरह अब हम दूसरा लेते हैं कि इसी H2O के अंदर हमने नैफ्थलीन मिक्स किया, तो नैफ्थलीन जब मिक्स करते हैं तो नैफ्थलीन मिक्स नहीं होता है। अब ये नैफ्थलीन मिक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नैफ्थलीन क्या है, नॉन पोलर है। ये क्या आपके पास नॉन पोलर है, मतलब इसके अंदर आयंस है ही नहीं, तो इनके अंदर किसी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि NaCl जो हमने डिसॉल्व किया था, तो NaCl में क्या था हमारे पास, NaCl में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, एंड H2O में H पॉजिटिव OH पॉजिटिव, यही था हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोल्यूट का जो पॉजिटिव पार्ट है अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव पार्ट ऑफ सोल्वेंट, क्योंकि सोल्वेंट के नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होता है, व्हाइल नेगेटिव पार्ट ऑफ सोल्यूट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव पार्ट ऑफ सोल्वेंट, कि सोल्वेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो सोल्यूट के नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, सोल्वेंट का नेगेटिव पार्ट सोल्यूट के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि यहाँ पे हमने H2O के अंदर जो नैफ्थलीन ली नॉन पोलर है, इसके अंदर आयनिक एटम तो है ही नहीं, आयंस तो है ही नहीं, नॉन पोलर है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। H2O के अंदर आपका चार्ज है, नो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स या बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो नैफ्थलीन डू नॉट डिसॉल्व इन H2O, ये H2O के अंदर सॉल्युबल नहीं है। तो एक इस पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, और जो ये पूरा प्रोसेस हमने बताया है, जिस इसको हम क्या कह देते हैं कि लाइक डिसॉल्व लाइक। कि एक जैसों को डिसॉल्व करेंगे जिनका नेचर एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम जब क्लास में होते हैं तो हमारी सब बच्चों के साथ तो बॉन्डिंग अच्छी है नहीं, हमारी बॉन्डिंग जो हमारा बेस्ट फ्रेंड है या जो हमारे साथ ज्यादा रहता है उसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि उसका नेचर और हमारा नेचर दोनों का नेचर क्या है, एक जैसा है, दोनों के नेचर आपस में मिलते हैं। कुछ बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, रीजन क्या है, रीजन वही है कि हम दोनों का नेचर अलग अलग है। डिफरेंट नेचर के होंगे तो उनकी बॉन्डिंग आपस में नहीं होगी, सेम नेचर के होंगे तो उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो इसी तरह हमारे पास क्या है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसों को डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज है यहाँ पे इनके अंदर भी क्या है, पोलर, ये भी क्या है पोलर, लाइक डिसॉल्व लाइक, दिस इज पोलर, दिस इज नॉन पोलर, अनलाइक हो गए, डिसॉल्व नहीं होंगे।
दूसरी इसी तरह मान लीजिए हमारे पास शुगर एंड सॉल्ट का हमने लिया है एग्जाम्पल, लिया था हमने शुगर एंड सॉल्ट। तो देखिए सॉल्ट इज मोर सोल्यूबल देन शुगर, के साल्ट जो है वो आपका शुगर से ज्यादा सोल्यूबल है। इसकी सोल्यूबिलिटी शुगर साल्ट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, शुगर की सोल्यूबिलिटी कम है। साल्ट की सोल्यूबिलिटी आपकी आती है अप्रोक्सीमेटली 5.3 मोल्स पर लीटर, वाइल शुगर की जो आपकी सोल्यूबिलिटी होती है वो होती है 3.8 नियर अबाउट 3.8 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे देखिए अब शुगर की सोल्यूबिलिटी कम है, सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, जबकि दोनों को देखा जाए तो ये क्यों है, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनके नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि सॉल्ट और शुगर का अपना नेचर अलग अलग है, नेचर के कारण क्या है ये इनकी सोल्यूबिलिटी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट फैक्टर लेके चलते हैं हम क्या, टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर भी आपके पास एक ऐसा फैक्टर है जिसके ऊपर जो सोल्यूबिलिटी को, सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को लिक्विड के अंदर डिसाइड करता है, या ऑन टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आल्सो डिपेंड, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, काफी हद तक डिपेंड करती है। कैसे, देखिए टेम्परेचर में क्या होता है कि बहुत से सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है, while some substances are like that their solubility decreases with increasing of temperature। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, कुछ सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, जबकि कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं होती है, मींस कुछ टेम्परेचर तक उनकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है, आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर घट जाएगी, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे बढ़ जाएगी, तो उनकी सोल्यूबिलिटी अलग टाइप से आएगी। तो टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इस तरह से तीन चीजें आ जाती हैं। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, सम सब्सटेंसेस विद सोल्यूबिलिटी increases with increasing temperature। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंक्रीज होती है, सम सब्सटेंसेस whose solubility decreases with increasing temperature। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर डिक्रीज होती है, while some substances ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी do not depend upon temperature। कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कुछ टाइम तक उनकी इंक्रीज होती है, और आगे इंक्रीज करोगे घट जाती है, फिर इंक्रीज करते हो बढ़ जाती है। तो ऐसे बहुत से सब्सटेंस आपके पास। अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल हम ग्राफ से इसको करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये टेम्परेचर आ जाता है, यहाँ पे हम ये सोल्यूबिलिटी ले लेते हैं, टेम्परेचर मान लीजिए 10 20 30 40 50 जितना भी ले लिया आपने, सोल्यूबिलिटी कितनी मिली है आपने। फॉर एग्जांपल हम NaCl का ये एग्जांपल लेते हैं, तो NaCl की सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, धीरे 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 इंक्रीज होती है, ये आएगा। इसी तरह KCl की लेते हैं, KCl की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। इसी तरह हम NaNO3 की लेते हैं, NaNO3 की सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ सब्सटेंस है जिनकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे हमारे पास ये हमने लिया NaCl, KCl एंड NaNO3। जबकि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हम सीजियम सल्फेट ले लें, तो सीजियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी क्या आएगी, डिक्रीज, Ce2SO4 होल थ्राइस। इन सब्सटेंस की, इस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे इसकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है। जबकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं होती है, मींस वो कभी घटती है कभी बढ़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के तौर पे सोडियम सल्फेट ही ले लें,
ये सोल्यूबिलिटी हमारे पास, यहाँ पे ये टेम्परेचर। तो हमारे पास जो सोडियम सल्फेट की सोल्यूबिलिटी आती है वो कुछ इस तरह से आएगी कि सोडियम सल्फेट Na2SO4 into 10H2, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसकी सोल्यूबिलिटी जो होती है वो क्या होगी 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक तो इसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। आफ्टर 32.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगी, डिक्रीज होती चली जाती है। तो इसमें कुछ एक सब्सटेंस होते हैं जिनकी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, कुछ की डिक्रीज होती है, कुछ की इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ऐसे आपको बहुत से एग्जांपल मिल जाएंगे। तो अब बात आती है कि यहाँ पे वो सब्सटेंस जिनकी सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है वो कौन से सब्सटेंस आएंगे, या फिर प्रोसेस अगर हम लेके चलें तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जितने भी हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं, जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस जितने भी आएंगे जिनमें डेल्टा H की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, या एंडोथर्मिक सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि डिक्रीज कितनी की होती है, एक्सोथर्मिक सब्सटेंसेस की। जितने भी एक्सोथर्मिक सब्सटेंसेस हैं या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है उनकी सोल्यूबिलिटी क्या आएगी, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जहां पे क्या मिलेगा आपको, डेल्टा H विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट, कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब नेक्स्ट हम करते हैं, यहीं पे आगे सोल्यूबिलिटी हमारी आती है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। कि गैसेज की सोल्यूबिलिटी पढ़ेंगे अब लिक्विड के अंदर। तो देखिए गैसेज की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या आएगी हमारे पास, कि वही हमारे पास कोई भी एक सॉल्वेंट ले लेते हैं, अभी बीकर लिया, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, वाटर ले लिया हमने इसके अंदर बीकर के अंदर, H2O व्हिच एक्ट एज सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमने कोई भी गैस ली है, इस गैस को हम इसके अंदर मिक्स करते हैं तो गैसेज भी मिक्स हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है गैसेज के अंदर, कि गैसेज जो होती है उनके पार्टिकल दूर दूर होते हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। और H2O मॉलिक्यूल्स जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को जब हमने लिया तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस होता है, तो ये गैसेज जो होती हैं इन स्पेस के बीच में इंटरेक्ट हो जाती हैं, इनके बीच में इनके स्पेस को ऑक्युपाई कर लेती हैं और क्या हो जाएगी, डिसॉल्विंग लिक्विड, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं। तो हमारे पास सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज की डेफिनेशन क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ गैसेज इन सेंटीमीटर क्यूब दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए गिवन लिक्विड। कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेज, मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी, मैक्सिमम वॉल्यूम इसके अंदर सोल्यूबल है, वही क्या आएगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज होगी। अब जो गैसेज की सोल्यूबिलिटी है लिक्विड के अंदर वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं which affect the solubility of gases in liquid। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग की हम बात करते हैं, which affect the solubility of gases in liquid। सबसे पहला जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो क्या आएगा, नेचर ऑफ गैसेज। देखिए जो गैसेज की जो सॉल्युबिलिटी है गिवन लिक्विड के अंदर, एक आपने H2O ही ले लिया, इसके अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज हम ऐड करते हैं, जैसे HCl ऐड करते हैं हम O2 ऐड करते हैं, CO2 ऐड करें हम, N2 ऐड करें, या कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड करें, डिफरेंट टाइप की अगर हम गैसेज ऐड करें तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी है इसी गिवन लिक्विड के अंदर वो डिफरेंट है, कि अलग अलग अमाउंट तक ये सोल्यूबल होती हैं। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, गैसेज के नेचर पे डिपेंड करता है।
देखिए क्या होता है हमारे पास कि हमने यहाँ पे अब होगा क्या कि देखिए गैसेज जो होती हैं वो वाटर के अंदर या गिवन लिक्विड के अंदर जब सोल्युबिलिटी उनकी चेक कर रहे हैं हम, तो दो चीजें याद रखनी है कि गैसेज जब गिवन लिक्विड में डिसॉल्व होंगी तो वहां पे दो चीजें होंगी कि एक तो हमने पहले ही बताया कि ये गैसेज क्या करती हैं, जो स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल उसको ऑक्युपाई कर लेती है, इंटरैक्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि गैसेज जो है वो कंपाउंड फॉर्मेशन भी बनाती है, कंपाउंड भी बनाती है, आपके पास कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास HCl ही हो गया, ये HCl H2O के साथ जब रिएक्ट करता है तो HCl गैस जो है वो कुछ तो यहाँ पे क्या हो जाती है, स्पेस ऑक्युपाई कर लेती है, व्हाइल सम HCl रिएक्ट विद H2O टू फॉर्म कंपाउंड। आपके पास कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोनियम क्लोराइड H3O पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी तरह अगर हम CO2 को लें तो CO2 H2O के अंदर कुछ तो स्पेस में स्पेस ऑक्युपाई कर लेंगे, कुछ क्या बनाएंगे, कार्बनिक एसिड H2CO3। तो यहाँ पे जो गैसेज कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड बनाती है जो गैसेज या गैसेज व्हिच टेक्स प्लेस कंपाउंड फॉर्मेशन आर मोर सोल्यूबल देन अदर गैसेज, उन गैसेज से उनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है जो कंपाउंड नहीं बनाती है या जिनमें कंपाउंड फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, जिनमें कंपाउंड फॉर्मेशन होता ही नहीं। जैसे O2 हो गया प्लस H2, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कंपाउंड आपके बनेगा ही नहीं, केवल क्या होगा, ऑक्सीजन जो केवल स्पेस ऑक्युपाई करती है, कंपाउंड नहीं बनाती है। तो ये इनकी सोल्युबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, नेचर के ऊपर। तो यहाँ पे याद रखना है जिन गैसेज जो गैसेज कंपाउंड बनाती हैं साथ में तो वो क्या होंगी, मोर सोल्यूबल देन द अदर गैसेज। दिस इज द फैक्टर नेचर ऑफ द गैसेज। हम ये फैक्टर पढ़े। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है क्या, टेम्परेचर। देखिए जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर पे क्या होगा कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इंक्रीज, इन लिक्विड इंक्रीज। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है आपका 1 मार्क्स में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, और कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर तो वो तीन प्रोसेस आएंगे कि हमारे पास कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, कुछ की डिक्रीज होगी, कुछ की डिपेंड नहीं करती। जबकि यहाँ पे जब हम गैसेज की बात करते हैं दोनों में एक ही कर देते हैं बच्चे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि गैसेज की सोल्युबिलिटी पूछी या सॉलिड की लिक्विड के अंदर। तो जब गैसेज की बात आती है तो गैसेज की सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, व्हाई, बिकॉज जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करें, अब गैसेज के पार्टिकल तो ऑलरेडी दूर दूर होते हैं, हमने इनके अंदर इनको डिसॉल्व किया, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी मॉलिक्यूल्स की, जो हमने सॉल्यूशन लिया उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, वो स्पीड पकड़ेंगे, और जैसे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैसेज जल्दी बाहर निकलेंगी या लिक्विड जल्दी बाहर निकलेगा, गैसेज जल्दी बाहर निकलेंगी। तो हमारे पास क्या होता है, ऑन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द gaseous molecule increases and gaseous molecule leave the surface of liquid। तो यहाँ पे क्या होगा, because on increasing temperature, जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द solution molecules increases and more and more gaseous particle leave the surface of liquid। क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस के जो पार्टिकल आएंगे वो आपके लिक्विड के सरफेस को छोड़ के और बाहर निकलेंगे, तो सोल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। सॉरी हमने इंक्रीज नहीं किया कि ये गैसेज की डिक्रीज आएगी।
क्या होगी, डिक्रीज होगी। कि सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कैसे डिपेंड करेगी, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो गैस के पार्टिकल बाहर निकलेंगे। अब पहले हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे 100 पार्टिकल थे, वो मैंने गलती से लिख दिया था इंक्रीज, शुरू में 100 पार्टिकल थे, हमने इसको हीट किया, टेम्परेचर दिया, इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या हुआ कि ज्यादातर गैस के पार्टिकल बाहर निकल गए। अब मान लीजिए इसमें से 20 पार्टिकल्स आपके बाहर चले जाते हैं, कितने बच गए, यहाँ पे पहले 100 थे, अब 80, लिक्विड आपका उतना ही है जितना शुरू में था, तो क्या हुआ, पहले 100 सोल्यूबल थे, अभी 80 सोल्यूबल है, तो क्या हुआ, आपके पास सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो गई। तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी। अब थर्ड इफेक्ट हम लेके चलते हैं प्रेशर। देखिए प्रेशर हम जितना इंक्रीज करेंगे, हमने कोई भी यहाँ पे एक लिक्विड लिया, उसके अंदर गैसेस डिसोल्व की, अब गैस डिसोल्व हो गई, अब इसकी जो सोल्यूबिलिटी, हम और गैस डिसोल्व करना चाहिए तो हम क्या करेंगे, जितना हम प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर, जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। कि यहाँ पे हमने ये कोई भी गैस ले ली, गैस के पार्टिकल हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, कि ये हमारे पास इसका यहाँ पे पिस्टन लगा दें हम, और इसको अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होंगे, गैसियस पार्टिकल डिसॉल्विंग गिवन लिक्विड, कि ये जो पार्टिकल हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मींस क्या हुआ, इसका मतलब कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इंक्रीजेस, कि गैसेस की जो सोल्यूबिलिटी आएगी वो क्या होगी, लिक्विड के अंदर इंक्रीज होगी। और ये जो फिनोमिना था, ये जो बात, ये प्रेशर का जो इफेक्ट था, ये हमें किसने दिया था, साइंटिस्ट हेनरी ने। किसने दिया था, साइंटिस्ट हेनरी ने दिया था, जिसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, हेनरी लॉ आता है, कि हेनरीज लॉ। अब हेनरी लॉ की दो डेफिनेशन आती है हमारे पास, दोनों पढ़ेंगे हम। तो देखिए हेनरी लॉ ने क्या कहा था कि आपके पास गिवन अमाउंट है किसी भी गैस का, वो गिवन अमाउंट गैस का इसके अंदर अगर डिसॉल्व करोगे तो इस गिवन अमाउंट की जो सोल्यूबिलिटी आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, के गैस के ऊपर जो प्रेशर लगाया गया है। मींस कि हमने कितना भी अमाउंट ले लिया m, यहाँ पे ये जो m अमाउंट है किसी भी गैस का, इसकी सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। दिस प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। ये पार्शियल प्रेशर है जो आपने डाल्टन्स लॉ जो पढ़ा था 11th क्लास में, उसके अंदर आया था, जो P वही है ये पार्शियल प्रेशर। तो जो सोल्यूबिलिटी आएगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कह लो या फिर प्रेशर ऑफ गैस कह लो, क्योंकि गैस के ऊपर जितना प्रेशर हम लगाएंगे वो गैस का ही तो प्रेशर हुआ, कि गैस के ऊपर हमने प्रेशर लगाया, ये गैस वाटर के अंदर प्रेशर लगाएगी तो वो गैस का ही प्रेशर हुआ। पार्शियल प्रेशर कब आएगा, जब आपके पास एक से ज्यादा टाइप की गैसेज हो जाती है तो वो पार्शियल प्रेशर हो जाता है। कि हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेज ली थी व्हिच डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, तो वहां पे जो टोटल प्रेशर आया था वो क्या था, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज, जितनी भी गैसेज थी उनके पार्शियल प्रेशर के जोड़ के बराबर। ये भी वही है, ये भी यही चीज है यहाँ पे कि P क्या है, पार्शियल प्रेशर है। तो अमाउंट ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस, जो इसकी सोल्यूबिलिटी आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस या प्रेशर ऑन द गैस या प्रेशर ऑफ द गैस। मींस यहां से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे, कोई भी कांस्टेंट लगाएंगे K P। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास पहले इक्वेशन आ जाते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन है। अब बात करते हैं हम इसकी इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन, इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर इसी हेनरी लॉ को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में ले, देखिए हम हेनरी लॉ हमने क्या पढ़ा अभी कि m इज इक्वल टू Kp, यदि इसी हेनरी लॉ को हम मोल फ्रैक्शन की टर्म में इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन,
तो मोल फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा कि हमारे पास इस गैस के मोल फ्रैक्शन की टर्म मिले तो गैस मान ली हमने कौन सी गैस है ये, इसका नाम रख दिया हमने ए टाइप की गैस है ये। अब इसके अगर मोल फ्रैक्शन की टर्म मिले तो XA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PA मींस गिवन मोल फ्रैक्शन जो सोल्यूबिलिटी आएगी गैस की, तो क्या लिखेंगे हम कि सोल्यूबिलिटी ऑफ गिवन मोल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसके जो मोल फ्रैक्शन आएंगे उनकी जो सोल्यूबिलिटी आएगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी, उसी गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर। मोल फ्रैक्शन किसमें, सॉल्यूशन के अंदर जो मोल फ्रैक्शन आएगा तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, XA इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगाएंगे K डैश PA, और यहां से यदि हमने PA कैलकुलेट करना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा P डैश A इज इक्वल PA इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, K डैश इधर के डिवाइड 1 अपॉन K डैश इनटू XA, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू KH इनटू XA, वेयर KH आपका जो है वो KH क्या है 1 अपॉन K डैश, इस K डैश के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंड दिस KH इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। क्या नाम इसका, हेनरीज कांस्टेंट है। तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हेनरी लॉ आता है आपके पास, क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन हेनरी लॉ, राइट इट्स लिमिटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अब इस हेनरी लॉ की हमने आगे क्या पढ़ना है, इसकी लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन पढ़नी है। तो देखिए अब हम पहले इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं हेनरी लॉ की। तो लिमिटेशन में हमारे पास क्या आएगा कि ये जो लॉ है लिमिटेशंस, this law is not applicable when temperature is low and pressure is high। कि यदि आपके पास टेम्परेचर लो है प्रेशर हाई है, ये लॉ वहां पे लागू नहीं होगा, वहां पे आपका ये लॉ ओबे नहीं होगा। दिस लॉ ओबे ओनली व्हेन, कब ओबे होगा, जब आपके पास टेम्परेचर हाई है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। कि आपके पास प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर मींस कि आपके पास क्या होनी चाहिए, जो गैसेज है शुड बिहेव एज ए आइडियल गैस, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करना होगा उनको। दूसरा अगर हम इसकी लिमिटेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन इसकी क्या आएगी कि जो कंपाउंड है या जो गैसेज है, सॉरी गैसेज जो है जब उनको हम लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो these gases do not undergo compound formation। कि यदि आपकी गैसेज कंपाउंड बना रही है, अगर वाटर के साथ या लिक्विड के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना रही है, तो वहां भी ये जो हेनरी लॉ है ये हेनरी लॉ ओबे नहीं होगा या हेनरी लॉ ओबे नहीं होता है उन केसेस में। देखिए अब क्या होगा कि हमारे पास हमने वहां पे पढ़ा था कि गैसेज जो ज्यादा आपके पास क्या होंगी, कंपाउंड बनाएंगी, जितने ज्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन होगा वो गैसेज उतनी ही ज्यादा सोल्यूबल है। लेकिन हेनरी केस में ऐसा नहीं होगा। हेनरी के केस में क्या आएगा, गैसेज डू नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन मींस आपकी जो O2 है या फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या आएंगी, दीज ओबे हेनरी लॉ। इनकी सोल्यूबिलिटी जो आएगी वो हेनरी लॉ को ओबे करेगी। लेकिन अगर आपने HCl लिया है तो HCl क्या बना रहा था आपका, H3OCl हाइड्रोनियम क्लोराइड। इसी तरह आपके पास अगर फॉर एग्जांपल CO2 था तो क्या बना रहा था, H2CO3 बना रहा था। तो वो आपकी क्या होंगी, यहाँ पे उनके ऊपर इन गैसेज में हेनरी लॉ ओबे नहीं होगा। तो ये था इसकी लिमिटेशन। अब करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में क्या आएगा कि ये कहां पे आपका ओबे होता है ना, तो एप्लीकेशन इसकी क्या कहेंगे आपके पास, इन डीप सी डाइवर्स।
देखिए डीप सी डाइवर्स क्या होते हैं, गोताखोर जो होते हैं। अब गोताखोर जो होते हैं उनके पीछे जो सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या होता है हमारे पास O2 ऑक्सीजन एंड हीलियम का मिक्सचर दिया जाता है कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम इज टेकन। क्यों लिया जाता है ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर? क्योंकि जो हीलियम जो होती है वो हाई प्रेशर पे नॉट सोल्यूबल इन द ब्लड, कि ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं है वो हाई प्रेशर पे। दूसरा देखिए पहले क्या था कि पहले हम O2 लेते थे और N2 लेते थे, डाइनाइट्रोजन। देखिए ऑक्सीजन और डाइनाइट्रोजन जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि जो सरफेस पे जब गोताखोर होते हैं, ये सी डाइवर्स जो होते हैं, ये जब सरफेस पे होते हैं तो वहां पे तो केवल क्या होगा, ऑक्सीजन सोल्यूबल है, क्योंकि ऑक्सीजन लो प्रेशर पे भी सोल्यूबल है ब्लड के अंदर। जबकि जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे समुद्र में, तो क्या होता है हमारे पास N2 भी सोल्यूबल हो जाती है, क्योंकि जो हाइड्रेटेड प्रेशर जो लगता है, वाटर जो प्रेशर लगाता है शरीर के ऊपर, तो क्या होता है N2 भी आपकी शरीर के अंदर ब्लड के अंदर सोल्यूबल होती है। और ब्लड के अंदर सोल्यूबल होती है तो जैसे ही डीप सी डाइवर्स जब बाहर आते हैं तो वाटर से बाहर आने पर क्या होगा कि जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो उतनी स्पीड से क्या होगी, डाइनाइट्रोजन थ्रो बबल्स ह्यूमन बॉडी से बाहर आएगी, और जैसे ही बाहर आएगी तो बाहर आने पर क्या होगा, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो इसलिए हम क्या लेते हैं, टेकन मिक्सचर ऑफ O2 एंड H, हीलियम और ऑक्सीजन का हम क्या लेते हैं, मिक्सचर लेते हैं, बिकॉज हीलियम इज नॉट सोल्यूबल इन द ब्लड एट ए हाई प्रेशर। दूसरी इसकी एप्लीकेशन हमारे पास आती है इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। देखिए कार्बोनेटेड बेवरेजेस क्या होते हैं कि हमारे पास वो लिक्विड जिनके अंदर CO2 ऐड की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली हम ले लें जैसे हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोला, ढक्कन खोलते ही क्या होती है, हवा बाहर निकलती है। तो जैसे ही वो हवा हो गई या फिर हमारे पास जो गैस हो गई, वो गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। वो CO2 बाहर निकलती है, क्यों? क्योंकि उस CO2 को हमने प्रेशर से उसके अंदर डाला हुआ है। और जैसे ही हमने ढक्कन को खोला तो ढक्कन खोलते ही क्या होगा, प्रेशर लो प्रेशर होते ही क्या होगा, CO2 एस्केप आउट फ्रॉम द गिवन लिक्विड या फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक में से वो बाहर निकल के आ जाती है। तो जो CO2 जो ऐड की जाती है सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, वो किस बेस पे की जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ हैंड्रिला, हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। उसी हाई प्रेशर पे क्या होता है हमारे पास, ये CO2 डिसॉल्व की जाती है। थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है वो आती है कि जो पहाड़ियों में जो लोग होते हैं ऊपर, क्लाइंबर्स, पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड, वो जो हाई एल्टीट्यूड पे जो पीपल होते हैं, जो लोग बसे हुए होते हैं ऊंचे पहाड़ों पर, तो वो क्या होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम महसूस होती है उनको। वो क्या होती है महसूस, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे, या कभी आप हिल स्टेशन पे गए हो, कभी घूमने गए हो, तो हम जैसे पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं, तो जितना ऊपर हम जाएंगे उतना क्या होता है, सांस लेने में, ब्रीथिंग में उतनी ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है, क्योंकि जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही क्या होता है, गैस जो ऑक्सीजन है एयर के अंदर उसका अमाउंट कम होता चला जाता है। अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर भी कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हमें ऑक्सीजन उतनी ही कम मिलेगी, इसीलिए वहां पे क्या होता है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमारे पास इसकी तीन एप्लीकेशंस, डीप सी डाइवर्स के लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड पीपल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। ये जो हाई एल्टीट्यूड पीपल रहते हैं, जो लोग ऊंचाइयों पर रहते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आती है। इज दैट क्लियर? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम आती है, वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी एंड उस पे आएंगे। हेनरी ला की जो स्टेटमेंट थी क्या थी हमारे पास, XA इज इक्वल टू क्या आया था, 1/K डैश इनटू PA इज इक्वल टू KH इनटू XA। इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।